नाज़रीन, वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो आहे। गैस का बहरान तभी ख़त्म होगा जब ये नाअहल यहाँ से निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि नाअहल यहाँ से रुखसत होंगे ताकि इस मुल्क को वापस सही सिमत में ले जाया जाए। अच्छा शाह साहब ये बताएं, गिलानी साहब ने इस्तीफा दिया उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गिलानी साहब ने कल सेनेट में बात भी की थी। अजीब बात यह कि ठीक है, गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लेकिन वहाँ गिलानी साहब नहीं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन हर पार्टी के मुस्लिम लीग नवाज के भी लोग एब्सेंट थे, JUI के लोग एब्सेंट थे, ANP के लोग चले गए थे, जो मंगल साहब की पार्टी है उनके लोग मिसिंग थे। जिम्मेदारी सबकी होती है कि सबको मौजूद होना चाहिए था। गिलानी साहब ने बताया कि क्या वजूहत थी कि वो नहीं आ सके। गिलानी साहब, असल बात ये कि रात को 12-1 बजे अगर आप एक बिल डालेंगे तो आपकी मैनुफैक्चरिंग वहीं शुरू हो जाती है। उसके बावजूद जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो हुकूमत के पास पूरे लोग मौजूद नहीं थे। मैंने तो ये भी सुना, खैर ये मैंने सुनी बात है, इस पर मैं बता देता हूँ कि जो काउंट किया गया था वो भी मुनासिब सही नहीं था, दुरुस्त नहीं था, लेकिन खैर वो चेयरमैन सेनेट के, लेकिन काउंट के बावजूद अब हुकूमत की ये हालत हो गई है कि एक बिल जो कि इस पूरे कौम को गुलाम बना देता है IMF का, IMF के हवाले पूरी इकॉनमी कर देता है, स्टेट बैंक IMF के हवाले कर देता है, उसको पास कराने के लिए उन्हें चेयरमैन सेनेट का सहारा लेना पड़ता है। चेयरमैन सेनेट पहली बार जब से हमारी असेंबलियां बनी है, कोई हाउस का हेड यानी चेयरमैन या स्पीकर पहली बार वो अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल करता है। और मुझे हमारे लिए काफ़ी ये तशवीश और शर्म की बात है कि वो शख्स जिसने जब सदर पाकिस्तान नहीं होते उनकी जगह पे सदर बनना होता है, उन्होंने IMF की गुलामी मंजूर करने के लिए वोट दिया। असल तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए ना, असल ये पूछताछ होनी चाहिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट बिल था, वो कमेटी में क्यों नहीं गया, नहीं तो नॉर्मली कमेटी में चला जाता है। आप यहाँ पे वैसे सारी बात मैं कोई पढ़ रहा था कि 66 ऑर्डिनेंस नेशनल असेंबली में पास हुए और एक्ट से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस पास हुए। इसी तरीके से आप ताज़ा देख लें, हमारे ऊपर तो बहुत अभी भी चल रही है कोई जो लोकल गवर्नमेंट का हमारा एक्ट है, हमने असेंबली में लाकर उसके अमेंडमेंट किए। पंजाब ऑर्डिनेंस लाया है, इस्लामाबाद ऑर्डिनेंस लाया है, और KPK के अंदर तो जो कानून है इलेक्शन उसके तरीके से हुई नहीं है, वो कुछ नहीं देखते। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस मुल्क में फेडरल लेवल पे ख़ास तौर पे, और ये मैं तो इस्लामाबाद कम से कम महीने में एक बार आ जाना पड़ता है ये कोर्ट की हाजिरी के लिए, अदरवाइज भी जब भी आते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनसे यही सुनने को मिलता है कि जनाब कुछ पता नहीं, कोई काम नहीं कर रहा, कोई आगे बात नहीं बढ़ी, और हुकूमत इसी में खुश है, स्टेटस को में। हुकूमत अभी भी आप पूछ लेंगे तो अगर उनसे कोई सवाल करेंगे कि जी ये गैस नहीं आ रही तो पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ये चोर है, ये डाकू है, वो एक ही रिकॉर्ड है जो घिस नहीं रहा। लेकिन लोग ये सुन सुन के उनके कान पक गए और हुकूमत की ये बातें, नियाजी साहब की ये बातें अब लोग नहीं सुन रहे। और ये बहुत क्लियर है। MKM ने एक पिटीशन दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर किया है कि 140A के तहत जो है बल्दियाती कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें जो गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट का एक्ट था उसको गलत हम करार दे के ये कहा गया कि बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाया जाए, उनको तमाम तर जो है। देखिए, मैंने अभी वो देखा नहीं, मैं अभी अंदर ही था तो मुझे पता चला कि कोई ऑर्डर आज कल शाम को पता चला था कि एक सप्लीमेंट्री लिस्ट है और उसमें चीफ जस्टिस साहब ऐलान कर रहे हैं जजमेंट का, जो कि अक्टूबर 2020 में तकरीबन 1 साल 3 महीने 4 महीने पहले आखिरी हियरिंग हुई थी। खैर चीफ जस्टिस साहब मोहतरम है, आज उनका आखिरी दिन भी है चीफ जस्टिस, तो मुझे पूरा एहतराम है। वो मुनासिब समझते होंगे, मैं नहीं इस पर कॉमेंट कर सकता कि आखिरी दिन में ये वही बात है कि मुझे पता है कि जी मैंने मेरा टर्म जो है वो एंड होगा 2023 और उसके आखिरी दिन में मैं ऐसे कामात करके जाऊँ जिसके फार रीचिंग इफेक्ट, लेकिन वो बाइख्तियार है, उनको बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने सुना है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 140A के
ہم آہنگی کی جائے. ہم بالکل منون تیار ہیں اس کے لیے. ہمارا خیال ہے کہ ہم نے یہ 140A کی پوری پاسداری کی ہے, ہم نے امپاور کیا ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ پرائم منسٹر کے پاور, قومی اسمبلی کے پاور, صوبائی اسمبلی کے پاور, چیف منسٹر کے پاور, صوبائی کابینہ کے پاور, فیڈرل کابینہ کے پاور لوکل کاؤنسلز کو دیے جائے تو باقی سارے گھر بیٹھ جائیں. مطلب ایک پاور ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے, اس طریقے سے قانون بنتے ہیں. اور ہم پورے 140A تو 18ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی, تو اس وجہ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. باقی بھی جو ججمنٹ آئی ہے میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے, لیکن ہم اس پہ بالکل عمل کریں گے. کہیں پہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ غیر مناسب ہے ججمنٹ, تو ہمارے پاس ریویو کا آپشن موجود ہے, ہم ریویو میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ کورونا کی جو نئی لہر ہے کافی سندھ میں کافی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے, خاص طور کراچی اور حیدرآباد میں, تو سندھ گورنمنٹ کے کچھ سخت اقدامات آگے آ رہی ہیں. دیکھیے, ہم نے سخت اقدامات NCOC کے ساتھ مل کے, بیکاز میرا پہلے دن سے یہ کہنا تھا کہ یہ آئسولیشن میں نہیں لے سکتے اسٹیپس. آپ جب ہم نے فیبرری 2020 میں اور پھر مارچ میں سخت اقدامات کیے تھے, تو میری یہی ریکویسٹ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی وہ سخت اقدامات کرے, اور میں شکر گزار ہوں باقی چیف منسٹرز کا, پرائم منسٹر صاحب کا, کہ انہوں نے جو ہم نے 28 فروری سے کام شروع کیا تھا 2020 سے, وفاقی حکومت نے کچھ سنا کے جو بھی انہوں نے سنانا تھا ہمیں وہ سنا کے, وہ ان کی عادت ہے, ہم عادی ہو چکے, لیکن ان سب چیزوں کو فالو کیا, اور اس کی وجہ سے جو آپ کی پہلی لہر پہ آپ نے قابو پایا اور دنیا میں آپ کا نام بنا ہے. میں بڑا فخر ہے ہمیں سندھ حکومت پہ, سندھ کی انتظامیہ پہ, کہ پہلے انہوں نے اس کی پہل کی تھی. ابھی بھی ہم ان سے یہی کہا ہے NCOC میں, اس کے بعد پھر NCOC بن گئی, تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں. جو SOPs انہوں نے بتائی ہیں, انڈور ڈائننگ جہاں 10% سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, کراچی اور حیدرآباد میں 2 شہروں میں ہمارے 10% سے زیادہ, تو وہ انڈور ڈائننگ بند ہے. جو باقی SOPs ہیں وہ ساری فالو ہو رہی ہیں, اور کراچی کی انفیکشن ریٹ جو 40% تک چلی گئی تھی وہ گھٹ کے 21% ہو گئی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ اور بہتر ہوگی. جو ایک تھوڑی سی انکریجنگ بات یہ ہے کہ ہماری اسپتالوں کی پوزیشن سیٹسفیکٹری ہے, اور یہی فرق ہے. پہلے جب پہلی بار آیا تھا وائرس, اور 2020 فروری مارچ میں, اور آج فروری 2022 میں, کہ ہم نے اپنے ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہت بہتر کر دیا. اس وقت ہمیں یہ ڈر تھا اور بڑا جینیئن ایک خوف تھا کہ ہماری ہاسپٹل سروسز کولیپس نہ کر جائے, اور اس وجہ سے ہم نے بڑے ایکسٹریم سٹیپس لیے تھے, اور بالکل صحیح سٹیپس لیے تھے. جیسے میں نے کہا کہ سارے صوبوں کے چیف منسٹرز کا اور وفاقی حکومت کا میں اس بارے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سندھ میں جو سٹیپس لیے تھے ان کو فالو کیا, اور وہ فالو کرنے کے بعد دنیا پہ ہمارا نام بھی بنا ہے. آج ہم کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی طرح اس وائرس کو ہینڈل کیا. تو یہ اس وقت جو پوزیشن ہے تشویشناک ضرور ہے, ہم اس کو واچ کلوزلی کر رہے ہیں, ہم NCOC کے ساتھ ریگولر ڈائلاگ میں ہوتے ہیں, اور اس وقت اجتماعی طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی اچھی سچویشن ہے, لیکن انڈر کنٹرول ہے. اچھا سر, کب دیکھیے فروری شروع ہو چکا ہے, بلاول صاحب نے لانگ مارچ کی باتیں رکھی ہیں, وفاقی حکومت کی جانب سے نئے ایڈوائزر اور اکاؤنٹیبلٹی بھی لگا دیے گئے ہیں, اور ایک ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ پکڑ دھکڑ شروع کی جائے ابھی سے, اور اس حوالے سے کیا پیپلز پارٹی کی قیادت تیار ہے کہ جیل بیرو تحریک شروع بھی کی جا سکتی ہے؟ پکڑ دھکڑ تو یہ جو کر چکے مجھے سمجھ نہیں آتی. ابھی میں ادھر آیا تھا تو فارمر پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جو جیل جا چکے ہیں, صدر آصف علی زرداری صاحب جیل جا چکے ہیں, میڈم فریال ٹالپور صاحبہ جیل جا چکی ہے, خورشید شاہ صاحب کو عرصہ جیل میں رہے ہیں. کس کس کا نام لوں ہے آپ کو سب پتہ ہے. تو یہ پکڑ دھکڑ سے کوئی ڈرنے والے, یہ ان کا میں نے کہا نا کہ ان سے کہو کہ جی غریب کو روٹی نہیں مل رہی, فلانا چور ہے, پولیس حکومت نہیں کیا, ان سے کہو کہ یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, کہتے ہیں جی فلانا چور ہے. اور یہ پکڑ دھکڑ اسی سلسلے میں اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں, ابھی بھی ڈائیورٹ. اور ہم بھی سمجھ لیں کہ سارے کے سارے ان کی ڈائیورژن میں آ جاتے. پچھلے دنوں وہ صدارتی نظام کی ڈائیورژن شروع کر دی تھی. مطلب ان کی اپنی نااہلی چھپانے کے لیے یہ ہمیں
ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं और पूरी कौम जो है ट्रक की बत्ती के पीछे चली जाती है। सदारती निज़ाम का कोई वजूद ही नहीं है। आईनी हमारा आइन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है और आइन को चेंज ये नहीं कर सकते सदारती निज़ाम के लिए। उसके लिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी होगी, दस्तूरसाज असेंबली बना, ये सारी चीज़ें सोचे बगैर ये हमें पूरी कौम को लगा देते हैं। और हमारे माशाल्लाह टीवी शोज जो है वो 7 बजे से शुरू होते हैं, 12 बजे तक सदारती निज़ाम पे बात करते रहते हैं और इनका काम हो जाता है कि गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, गरीब वैसे ही और गरीब होता चला जा रहा है, रोटी खाने के लिए नहीं है। यहाँ पे मैंने कल सुना कि जी वो तेल की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो नहीं मुस्तरद कर दी। अब देखो अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन अभी सुबह इधर आ रहा था तो पता मैंने अभी टीवी पे वो मैसेज आया मुझे कि जी बिजली की कीमत 3 रुपये 26 पैसे भरने का। तो अब ये इस जेब से पैसे नहीं निकल रहे तो दूसरी जेब से निकाल लो, गरीब को और गरीब करो, ये इस हुकूमत है। सर अच्छा एक सवाल था, आपने कहा कि अगर तमाम तरह इख्तियारात बलदियाती इदारों को दे कि सिंध हुकूमत घर चली जाए, तो सर जो वफाकी हुकूमत है वो भी शायद 18वीं तरमीम को इसी वजह से रोल बैक कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के पास अगर इख्तियारात नहीं होंगे, तमाम इख्तियारात सूबों के पास होंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बैठ के, फिर हम लोग भी घर चले? नहीं, ऐसा नहीं है। 18वीं तरमीम फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत अगर नहीं है इख्तियारात तो क्यों 5 साल नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी बैठी रही, घर चली जाती। यहाँ अभी ये बैठे हैं 3.5 साल से, ऐसा नहीं है। 18वीं तरमीम में बैलेंस किया गया था। ये फेडरेशंस मुल्क बनाती है, जो प्रोविंसेस हैं वो करीब होते हैं लोगों के, और इसी तरीके से हमने बल्दियाती इदारों को जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो टोटली ट्रांसफ़र की हुई है। तो बड़ा सोचा समझा, और 18वीं तरमीम को इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाना जो कि मुत्तफ़क़ा तरमीम थी। मेरा ख्याल है PTI का भी एक आध मेंबर होगा उसमें था, खुद थे ही साहब मौसूफ जिन्होंने वोट दिया होगा उसके लिए 18वीं तरमीम के लिए। तो और सारी जमातें उसमें मुत्तफ़क़ा थी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फेडरल गवर्नमेंट को वीकन करती है। 18वीं तरमीम फेडरल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करती है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब वो शेयरिंग NFC पे बहुत शोर मचाते हैं कि जी NFC ने सब कुछ दे दिया। NFC के अंदर अभी भी इनकी अपनी जो कोताहियाँ हैं ना उसकी वजह से मार खा रही है। जब आए थे उस वक्त 4 ट्रिलियन था, 4,000 अरब रुपए थे FDR की, तकरीबन 3,900 कुछ। इन्होंने अपनी इलेक्शन में कहा था ये हम आते ही 8,000 अरब कर देंगे। अभी मैंने वज़ीर आज़म से सुना था इंशाल्लाह जाते जाते मैं 8,000 कर जाऊंगा। तो वो 4,000 ठीक थी, पर इनकी अपनी कोताहियाँ हैं। मैं अब क्या बताऊं, कल 2-4 लोगों से मुलाकात हुई थी, मैं नाम नहीं ले सकता, सीनियर लोग हैं, आते हैं रात को जरूर दोस्त कुछ मिलने आते हैं, उनकी तरफ के लोग भी मिलने आ जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, सर पकड़ के बैठे हुए कि इस शख्स को समझाएं कैसे। आप मुझे बता दें इसको समझाने का कोई तरीका है? अभी जा रहे हैं चाइना, देखिए क्या करके आते हैं। मैंने सुना, मतलब मुझे उसमें भी बड़ा एतराज़ है इनके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, इन्होंने एक नए लगाए हैं, उनकी बैकग्राउंड के बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता, तो आप पता कर लीजिएगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम भी मुझे नहीं आता, लेकिन जो मुझे कल पता चला कि जी एक्चुअल पे ये क्या बैकग्राउंड है इनका, जो भी है, मैं अच्छे लगाए होंगे। उनकी एक मैंने सुनी थी टॉक कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स पे बात करेंगे, इकोनॉमिक जोन्स पे। सारे पंजाब और KP के सिंध इनके नक्शे में नहीं है। यही मैं एतराज़ करता हूँ कि बाद में मेरे ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं। मैं जायज़ सिंध के लोगों के लिए कहता हूँ, इन्होंने क्या जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर चाइना, बड़ी अच्छी बात है। क्या सिंध हुकूमत से पूछे जी आपके कोई इशू है जो हम रेस करें? हमसे कोई बात की ना की। तो ये जो है अपने एक दायरे में बने 4-5 इनके एडवाइज़र हैं, और वो एडवाइज़र वही बात करते हैं जो उनको समझ आए बड़े को। अगर उनको कुछ ज़्यादा भी पता है ना तो उससे ऊपर जाती है, ऊपर से गुजर जाती है। तो उस लेवल पे वो गिर गए कि जो एलिवेटर पे पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे इस वक्त तो वो जो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या बुर्ज खलीफा के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। अब बस अब छलांग लगाने की दे रहे हैं उनका। थैंक यू जी।